नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्र जी। प्रभाकर जी, आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज प्रभाकर जी को जोड़ने के 2 मतलब थे। मैं सीधे-सीधे कहूं कि दर्शकों को 2 चीजों से रूबरू कराना था। आज एक बार फिर से लोकतंत्र पर एक तरह से कुठाराघात किया गया है और बड़ी दिलचस्प बात है कि जैसे ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नया-नया पद ग्रहण करने के साथ ही अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया, उसके बाद वो पहुंच गए एलजी के पास और उपराज्यपाल ने शाबाशी से पीठ थपथपा दी। पुराने वाले को कहा गया था एलजी को जाके रिपोर्ट करो, पता नहीं अब तक रिपोर्ट की कि नहीं की। अमित शाह आज बंगाल की धरती पर थे, कहा गया जब वो वापस आएंगे तो फिर फैसला होगा। अब किसका फैसला होगा? अभिजीत दीपके का फैसला होगा। लेकिन इस बीच सरकार में एक खास बात उभर कर आई है। जब भी अच्छी चीजें हो तो उपलब्धि ले लो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बने तो क्रेडिट मोदी को दे दो। लेकिन जहां फंसने वाली बात होती है वहां दूसरे पे टाल दो। बार बार हमें सुबह से एक पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा और इसलिए जान बचाना जरूरी था। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो आरोप लगाए उससे मोदी सरकार हिल गई, शाह सत्ते में आ गए। अब एक बेचारी जान कहां कहां काम करे। सफदरजंग अस्पताल था, जेपी नड्डा के हवाले था, जेपी नड्डा का पता नहीं कहां कान में रुई डालकर बैठे हुए। तो बड़े आरोप से कैसे मोदी शाह हिल गए और आज रात को क्या होने वाला है। और सबसे पहले हाईकोर्ट को जो बात कही जा रही है, हाईकोर्ट पर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उसका सच क्या है। तो प्रभाकर जी, आज आप जंतर मंतर भी गए थे, लेकिन पहला सवाल तो यही कि क्या हाईकोर्ट ने कहा था उठा के ले जाओ सोनम वांगचुक को और अस्पताल में जबरदस्ती उनका अनशन तोड़ने की कोशिश करो, जैसे कि भाजपा दावा कर रहे हैं? देखिए पाठक जी, एक चीज तो हुई थी कि ये मुझे नहीं पता कि हाईकोर्ट में याचिका गई थी, भेजी गई थी, मंगाई गई थी, बुलाई गई थी, जैसे भी हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट में एक याचिका गई थी। और उस याचिका के कंटेंट को आप देखेंगे तो उस याचिका में कहा गया था कि सोनम याचिका के कंटेंट को पढ़ने के बाद एक बार तो ऐसा लगता था कि वो सोनम वांगचुक के पक्ष में है, लेकिन दूसरी बात उसमें मांग क्या की गई थी, तो मांग ये की गई थी कि सोनम वांगचुक से का इस्तीफा तुड़वाया जाए, इसलिए कि उनके जीवन को खतरा है। तो एक तरफ ये कहना है कि जीवन को खतरा है और दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर सिंपैथी भी थी। तो सुनवाई के दौरान जो हाईकोर्ट की तरफ से बात आई, वो उसमें ये कहा गया कि किसी की भी जान की कीमत है, किसी की भी जिंदगी को बचाई जानी चाहिए। और उसमें सोनम वांगचुक के लिए भी कहा गया कि उनके उनकी हिफाजत के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। सरकार की तरफ से जब वकील खड़े हुए, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, सरकार वो सब कोशिश करेगी, हर संभव कोशिश करेगी, हर वो सब प्रयास करेगी जो सोनम की जिंदगी के लिए बेहतर होगा। तो ये एक तरफ से ये कहना, और संतोष, इसको अगर हम दूसरे ढंग से देखें कि कोई भी सरकार जो है वो किसी को मरने तो नहीं देगी। तो बाकी सियासत और बाकी चीजें अलग हैं। ये कहना कि सरकार ऐसे छोड़ देती तो ऐसा तो नहीं हो सकता था। अब बात आती है कि हाईकोर्ट की भूमिका क्या, बस महज इतनी ही होनी चाहिए कि हाईकोर्ट ये कहे कि ठीक है, उनकी जिंदगी की रक्षा करो। क्या हाईकोर्ट को ये नहीं पता है कि वो सोनम वांगचुक हो या जो है बाकी वहां और लोग हैं, वो प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे हैं, धरना किस बात के लिए दे रहे हैं, उनकी मांग क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं? तो क्या एकदम से हाईकोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था? हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि भाई, जो मुद्दा है, जो मांग है, जिसके लिए बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है, उस पर भी विचार कीजिए। आपने एक बात तो कह दी कि आप उनकी जान की हिफाजत कीजिए। क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि आखिर वो जो मांग कर रहे हैं, उन पर विचार क्यों नहीं हो रहा है? पेपर लीक की समस्या पर बात क्यों नहीं हो रही है? तो ये बात, मुझे हाईकोर्ट की ये बात अटपटी लगी। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब किसान आंदोलन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया था, या शाहीन बाग का मामला जब गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से दोनों मामलों में कहा कि भाई, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग पर विचार कीजिए। और सरकार को कहना पड़ता था कि हम विचार कर रहे हैं, हम कमेटी बना रहे हैं, तमाम बातें हो रही थी। किसान आंदोलन के दौरान की एक-एक घटना आपको याद है। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट से एक चूक हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि हाईकोर्ट ने ये कहकर के छोड़ दिया कि आप सोनम वांगचुक के जीवन को बचाने की कोशिश कीजिए। अरे भाई, वो बीमार हैं क्या? वो उनकी किडनी लिवर खराब हुई थी क्या? वो अनशन कर रहे हैं ना, अनशन कर रहे हैं, किसी मुद्दे के साथ कर रहे हैं, वो किसी कॉज के साथ कर रहे हैं, और वो कॉज ऐसा है जो देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ मसला है, मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट से एक चूक तो हुई है। जो जनहितैषी काम करने की जो न्यायपालिका की एक भूमिका होती है, वो हाईकोर्ट ने इस मसले में कम से कम नहीं निभाया है। हाँ,
दिल्ली पुलिस के लिए और सरकार के लिए मौका जरूर दे दिया कि वो उसी का नाम लेकर ये कह सकते हैं कि भाई हमने हाईकोर्ट ने कहा था कि इनकी जान की हिफाजत की जानी चाहिए और हमने जो काम किया है उनकी जान की हिफाजत उनकी जिंदगी को बचाने के लिए किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है संतोष पाठक कि कोई भी सरकार होती तो उसे ये काम करना पड़ता, उसका तरीका भले ही कुछ और भी होता, क्योंकि सोनम वांगचुक नायक हैं इस देश के, इसे माना गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भले कह दिया था कि उनको जेल से छोड़ना देश के हित में नहीं होगा, लेकिन ब्रॉडली ये माना जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को माना जाता है, उन्होंने जो काम किया है एजुकेशन के क्षेत्र में, जो उन्होंने काम किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया, उन पर रिसर्च हुए हैं, उन पर ढेर सारे आर्टिकल लिखे गए हैं, उन पर फिल्म बन गई, भले ही आमिर खान कहें कि हम पहचानते नहीं है, नहीं बकवास वाली बात है। प्रभाकर जी, एक बात है, आपने ये कहा कि हाई कोर्ट से थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि चलिए जान बचाइए, लेकिन उसका एक रास्ता तो ये भी हो सकता था जो आमतौर पर लोकतांत्रिक सरकारें करती है कि संवाद होना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठता है, सोनम वांगचुक स्टार है, बहुत बड़े स्टार है, संतोष पाठक मान लीजिए कुछ नहीं है, तो क्या सोनम वांगचुक के जान की कीमत है और संतोष पाठक के जान की कीमत नहीं है? क्या हाईकोर्ट ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा होगा? क्योंकि वहीं से सोनम वांगचुक को आपने उठाया, लेकिन वहीं पर नेहा नाम की एक लड़की, 3-4 और लोग उतने ही दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे, उतनी ही तबीयत उनकी खराब थी, आपने सुबह उनको एक तरह से छोड़ दिया। जान बचानी थी तो सबकी बचानी थी, अगर उठाना था तो सबको उठाना था, या सिर्फ सोनम वांगचुक पर ही ये मेहरबानी क्यों? अब तकनीकी बात पे आते हैं, तकनीकी बात पे आते हैं। हाईकोर्ट में मामला गया था, सोनम वांगचुक के लिए गया था, तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट की टिप्पणी जो आएगी और हाईकोर्ट का आदेश आएगा जिसके लिए गया था उसी के लिए आएगा। तो तकनीकी बात है, मैं बाकी बातों में नहीं जाता हूं, आपने तकनीकी सवाल पूछा इसलिए मैं तकनीकी जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात कि सोनम के जान की कीमत है और बाकी लोगों की भी जान की कीमत है। सोनम को जंतर मंतर से हटाना मुश्किल था, इसलिए एक रणनीति के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। बाकी लोगों को हटाना 2 मिनट का काम है। आपको क्या लगता है कि पुलिस छोड़ देगी उन्हें? कुछ लोगों को पुलिस उस समय उठा ले गई थी, कुछ लोगों को थोड़ी देर बाद उठा ले जाएगी, कल तक सारे लोगों को उठा ले जाएगी। तो ऐसा नहीं है, किसी भी कीमत पर पुलिस नहीं छोड़ने जा रही किसी को, किसी भी कीमत। लोग इसलिए कि कानून है, कानून में आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे तो सरकार खतरे में नहीं डालने देगी, सरकार बचाएगी। ये नियम है, ये कानून है, आप हमारे बीएनएसएस के प्रावधान में है। तो ये कहना कि केवल सोनम को ले जाया गया है, बाकी को छोड़ दिया जाएगा, ये सच नहीं है। उनके लिए भी होगा। तकनीकी बात जैसे मैंने कहा कि मामला चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट में गया था, केवल सोनम के नाम से पिटीशन गई थी, सोनम के लिए पिटीशन गई थी, इसलिए ये टिप्पणी आई थी। हाँ, वो टिप्पणी लेकिन एक जनरल टिप्पणी थी, उसमें यह भी कहा गया था कि किस सबके जान की कीमत है। तो सबके जान की कीमत है, तो आपको पता है कि आप सबको पता है कि सोनम को उठाना और सोनम को ले जाना थोड़ा-सा मुश्किल काम था। एक एक विशेष तरह का ऑपरेशन करना पड़ा दिल्ली पुलिस को। आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने एक रणनीतिक तौर तौर पर एक ऐसा समय चुना जब जंतर-मंतर पर कम लोग होते हैं। दूसरा आपने एक एक और चीज़ देखी कि हाल के दिनों में नहीं देखा कि ऐसी कोई तस्वीर आई होगी कि जहाँ पर सफेद चादर के साथ स्पेशल सेल वाले आए थे और उन्होंने कोशिश किया कि जब सोनम को ले जाया जाए, पुलिस उन्हें हाथ लगाए, पुलिस जब उन्हें उठाए, तो वो तस्वीर अच्छी नहीं होगी, तो उस तस्वीर को रोकने के लिए, ढकने के लिए पुलिस ने ऐसी व्यवस्था की थी। मुझे नहीं लगता है हाल में आपने भी देखा होगा, ऐसी तस्वीर आपको दिखी नहीं होगी, मैंने भी नहीं देखी। पुलिस अमूमन आती है, 4 पुलिस वाले आते हैं, उठा ले जाते हैं, टाँगते हैं, एम्बुलेंस में डालते हैं, गाड़ी में डालते हैं, लेके चले जाते हैं। लेकिन पुलिस को और सरकार को इस बात का एहसास था, पुलिस को इस बात का एहसास था कि सोनम वांगचुक को भले ही सरकार जो माने, देश की आबादी, बड़ी आबादी ये मानती है कि सोनम वांगचुक नायक हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, तो उनके साथ किसी तरह की अभद्रता या ज़ोर-ज़बरदस्ती की तस्वीर अगर सामने आती है, हालाँकि वो तस्वीर आई है, आपको 2-4 जगह पर आपको सोशल मीडिया पे इस तस्वीर दिख रही है, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की कि उस तरह की तस्वीर नहीं आए। तो रणनीतिक तौर पर एक समय चुना गया, एक तरीका अपनाया गया और जो इस प्रोटेस्ट का जो रीढ़ की हड्डी जैसे बैकबोन जिसे कहा जाता है, सोनम वांगचुक ही है, तो उनको वहाँ से हटा लिया गया। अब हाँ, उसके बाद ये सवाल हो सकता है कि उसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा प्रभाकर जी, और एक बात है, सरकार कितनी ढिठाईपन पे उतर गई है या यूँ कहें कि बेशर्मी पे उतर गई है। बहुत सारे आंदोलन का तो मैं गवाह रहा। मुझे याद है रामदेव पर जब एक्शन लेने की बात आई तो आधी रात को लिया गया। क्योंकि रात के अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें होती है। मुझे याद है जब अन्ना हज़ारे को 7वें 8वें दिन जब उठाने की बात हुई, तो तैयारी ये थी कि आधी रात को उठाया जाए, वो मंच से कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल,
वो सब खड़े हो गए और युवाओं का एक तरह से घेरा बनाने का उन्होंने कर दिया। दिल्ली पुलिस को लगा कि नहीं ये मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद फिर बातचीत और विलासराव देशमुख और इन सब की एंट्री हुई। इसी जंतर मंतर पे कई बार इस तरह की बातें हुई, जब हटाने की बात आई या जो टेंट वेंट तोड़ने की बात आई कई आंदोलनों को, तो वो रात के अंधेरे में किया गया। सरकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में कर रही है ये, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो इस देश की जनता को और खास तौर से युवाओं को क्या मान के चल रही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इनका मार्च 20 जुलाई को होने जी। संतोष, नहीं, इसको मैं दूसरे ढंग से देखता हूं कि दिन के उजाले में उठाया गया, उनको रात के उजाले में उठाया गया, वो उसको उस तरह से मुझे लगता है कि दूसरे ढंग से भी एक तरह से देखा जा सकता है कि हमेशा किसी प्रोटेस्ट में कितने लोग हैं, जब उस प्रोटेस्ट को खाली कराना होता है या प्रोटेस्ट हटाना होता है, जबरदस्ती करनी होती है, तो उसके हिसाब से रणनीति बनती है। और रामलीला मैदान में बहुत लोग थे और जो लोग थे उनमें और जंतर मंतर के लोग में अंतर है। जंतर मंतर में कौन लोग हैं? जंतर मंतर में वो लोग हैं जिन्हें नहीं, जो प्रभाकर जी, रामलीला मैदान में जब लाला रामदेव पे लठ बरसाए गए थे, मतलब लाला रामदेव के लोगों पर, उस समय जंतर मंतर पे जितनी भीड़ थी शायद उससे कहीं गुना ज्यादा भीड़ थी। यहां तक कि अन्ना हजारे के कार्यक्रम में रात में जितनी भीड़ होती थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ वो लाला रामदेव वाले कार्यक्रम में थी। हालांकि उसकी बात दूसरी थी कि जितने उनके दुकान के स्टॉकिस्ट और डीलर थे उन सबको कह दिया गया था कि रामलीला मैदान चल के नहीं बैठोगे तो डीलरशिप आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। भीड़ के मामले में लाला रामदेव के से भीड़ से ज्यादा शायद ही अन्ना हजारे कभी जुटा पाए हो। लेकिन एक सवाल अब यहाँ पे है, चूंकि इन्होंने संसद चलो का नारा दे दिया है, सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि अस्पताल बदल दो, वहां हमें बताया नहीं जा रहा, हमें भरोसा नहीं है। और जिस तरह के पैरामिलिटर आए हैं मेडिकल के, वो कह रही कि आराम से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर सकते थे। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो मैं 20 जुलाई को संसद भवन तक का जो मार्च है वो प्रोटेस्ट करूंगी। तो सोनम वांगचुक की पत्नी एक तरफ अस्पताल पर सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही है, 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में वो शामिल होने की बात कर रही है। अभिजीत दीप के अब खुद अनशन पे बैठ गए, जो बार बार सवाल उठ रहा था वो 20 जुलाई का कार्यक्रम वो तय है। ये लेफ्ट के जितने फ्रंट के जो स्टूडेंट यूनियन है उनके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सबको तैयार रहने को कहा जा रहा है। शायद दोपहर के बाद पहुंचने लगे होंगे, नहीं लगे होंगे, आप बेहतर बताएंगे। यहां तक कि एनएसयूआई के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि कल दोपहर के बाद आपको रहना है और संसद भवन तक मार्च में भीड़ ज्यादा जुटानी है। आसपास के हरियाणा के कई नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेता, उन तक भी ये मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। आज रात को क्या होने वाला है? क्या भारत सरकार, मोदी शाह की पुलिस कल सुबह तक अभिजीत दीपके को बैठने देगी, कल शाम तक का इंतजार करेगी, या फिर आज रात को ही बवाल होगा, या फिर कल सुबह सुबह होगा? पहली बात तो आप ये बताइए कि जंतर मंतर का माहौल कैसा था इस होने के बाद? क्या भीड़ बढ़ रही थी और उस भीड़ की सोच कैसी थी? देखिए, जंतर मंतर पर जब मैं गया था दोपहर में 12 बजे के आसपास पहुंचा और जंतर मंतर पर आज गहमागहमी रोज से अधिक थी। इनफैक्ट तो आक्रोश भी था, लेकिन उसको समझना होगा, उस भीड़ को देखने और समझने के लिए। एक तो वो उसमें से कुछ भीड़ जो थी, जो लोग आए थे वो प्रतिक्रिया स्वरूप आए थे, इसलिए कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया था। दूसरा ये भी समझने के लिए कि वहां अब आंदोलन में क्या हो रहा है। कुछ जो आक्रोश की वजह से आए थे, कुछ लोग ऐसे भी आए थे। और शनिवार का दिन, हाल के दिनों में शनिवार के और रविवार के दिन जंतर मंतर पर सामान्यतया भीड़ कॉकरोच मूवमेंट में ज्यादा हो रही है। तो एक भीड़ तो वो थी, दूसरा आक्रोश वाली भीड़ थी, तीसरा पुलिस की भीड़ थी, और चौथा पूरा आज दिल्ली एनसीआर के जितने कंटेंट क्रिएटर्स थे उनकी भीड़ थी, और चौथी भीड़ विरोधियों की भीड़ थी, जो कभी जंतर मंतर नहीं जा रहे थे, वो तमाशा देखने गए थे कि चलो बहुत मजा आ रहा है, मजा लेने के लिए गए थे। और उसी मजा लेने के क्रम में एक महिला ने आज अभिजीत दीपके के ऊपर तमाचा भी चलाया था और स्याही भी फेंकी थी, तो वो लोग भी गए थे, उन्हें आनंद लेने के लिए भी कुछ लोग गए थे। और इसके अलावा एक और तस्वीर देखी थी संतोष पाठक जी, वो ये कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखी थी जंतर मंतर पर। मैं कई बार गया हूं जंतर मंतर पर, मेन स्ट्रीम मीडिया के एजेंसी के एक दो कैमरे मुझे दिख जाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखती थी। लेकिन जैसे ये खबर आई, पहले तो उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया गई जब उनको, सोनम को हटाया गया वहां से, पुलिस लेकर गई। और उसके बाद जैसे ये खबर फ्लैश हुई कि अभिजीत दीपके पर किसी ने स्याही फेंक दी है या किसी ने तमाचा चला दिया है,
उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पहुंची थी। ये बात और है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पर जो बाहरी घेरा था उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मुझे कहते हुए मुस्कुराहट भी आ रही है, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है, और क्या कहूं, इसलिए कि वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर बहुत आक्रोश था और है। तो वो जो उसको इस तरह से देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये कितना देखा जा सकता है। देखिए, पिछले 3-4 दिन से वहां मोमेंटम बना था। उधर चंद्रशेखर रावण आए, उधर समाजवादी पार्टी के नेता लोग आए, उधर आम आदमी पार्टी के नेता आए। तो एक मोमेंटम बनना बनना शुरू हो गया था, और ये मोमेंटम जो बनना शुरू हुआ था, वो आपने फिर कांग्रेस के लोग भी आना शुरू हो गए थे। तो ये सरकार इस चीज से असहज थी। सरकार को लग रहा था कि इस आंदोलन से पॉलिटिकल पार्टियां दूरी बना के रखी हुई हैं। तो ये जो तस्वीरें आई, तो सरकार चौकन्ना हो गई, पहली बात। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट का सेशन कम नजदीक है, तो होना भी था। और एक बात जो आप कह रहे हैं कि अब क्या होगा, या आप कह रहे हैं कि फलां आ रहे हैं और फलां ने कह दिया, आपने एक तर्क दिया कि अभिजीत दीपके आमरण अनशन पे बैठ गए। अरे, अभिजीत दीपके तो पहले पिछले 15 दिन से 10 दिन से तो ये कह रहा है कि मैं तो भूखा बैठ ही नहीं सकता। वो लड़का, वो पहले से कह रहा है। मैं उसके मासूमियत पर, मुझे उसकी उसके लिए तरस आ रहा है। उसी भूख, जब वो कह चुका है कि मैं तो भूखे रह ही नहीं सकता, वो क्यों बैठ रहा है? क्या इस देश में प्रदर्शन के लिए, इस देश में किसी प्रकार का विरोध करने के लिए खाना पीना छोड़ना जरूरी है क्या? तो मुझे तो ये बात कहीं से अच्छी नहीं लगी। ठीक है, सोनम वांगचुक को आदत है, वो कर सकते हैं। अन्ना हजारे को आदत थी, वो कर सकते हैं। ये लड़का कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, बात मुझे समझ में नहीं आई। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात एक और, कि आपने भी देखा है प्रत्येक पिछले, अभी कुछ दिनों को छोड़ दीजिए, तो पीछे जब भी पार्लियामेंट सत्र शुरू होना होता था, उसके कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर एक के बाद एक ढेर सारे प्रदर्शन होते थे, और प्रत्येक सेशन में एक कॉल होता था संसद मार्च का। आज तक संसद मार्च पहुंचा है कोई? सरकार पहुंचने देती है, और आज की सरकार आपको लगता है कि पहुंचने देगी? आपको पहलवानों का आंदोलन याद है? बहुत सिंपैथी थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के उस तरफ एक आदमी नहीं जाने पाए थे। और आज अगर आप जंतर मंतर की तस्वीर देखेंगे, तो जंतर मंतर में पुलिस चाहे तो प्रदर्शन की जो जहां पर ये लोग स्पीच दे रहे हैं, उससे एक आदमी बाहर नहीं निकले। इस तरह की बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो ये कहना और ये सोच लेना कि लोग आ जाएंगे और लोग चले जाएंगे, मैं नहीं देख पा रहा हूं। कोई मार्च उर्च नहीं हो पाएगा। अगर मार्च होता है, अगर तस्वीर बनती है जैसा आपने कहा, तो वो तस्वीर बहुत डरावनी होगी, फिर बहुत झड़प होगी, फिर पुलिस को बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी, लोग बहुत आक्रोशित होंगे, और तब की तस्वीर की कल्पना मैं नहीं कर सकता। इसलिए कि पुलिस ने जो वहां व्यवस्था कर रखी है अभी जंतर मंतर पर, बहुत सख्त व्यवस्था है, बहुत भयंकर बैरिकेडिंग है। और पुलिस किसी भी कीमत पर, सरकार नहीं चाहेगी और नहीं जाने देगी। नहीं जाने देगी मतलब नहीं जाने देगी। तो क्या होगा? हाँ, आपने फिर सवाल पूछा कि आज रात या कल। आज थोड़ा सा मुझे लगता था कि वहां पर गहमा गहमी ज्यादा है, तो हो सकता है कि आज पुलिस न करे, लेकिन सोमवार तक पुलिस जंतर मंतर पर ये गहमा गहमी सरकार नहीं रहने देगी। उसके पहले कुछ न कुछ करेगी, ताकि, इसलिए कि सरकार, अब देखिए धीरे धीरे मोमेंटम बना हुआ है, जंतर मंतर पर बना हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑपोजिशन का समर्थन मिलना शुरू हो गया था। जो लोग दूरी बना रहे थे, वो लोग आने लोग शुरू हो गए थे, लोग भी अब आने लगे थे। और अब चूंकि सोनम का एक अपना वो है, स्वीकार्यता है, उसके चलते लोग आने शुरू हो गए थे। तो ये सरकार ने, मुझे उसे लगा, सरकार को ये बात कैलकुलेशन समझ में आ गई थी कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट से ही सही। आपने एक बात कही थी, मुझे एक बात वो समझ में नहीं आई। मैं कई लोगों के मुंह से ये सुन रहा हूं कि पुलिस प्रमुख बदले गए और उन्होंने बदलते ही ऐसा काम किया और उनकी पीठ थपथपाई गई। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रमुख अपने आप, दिल्ली का पुलिस कप्तान अपने आप ये फैसला कर लेगा कि जंतर मंतर पर क्या करना है? मुझे तो नहीं लगता। इस मामले में तो बिल्कुल ही नहीं लगता। तो ये जोड़ा जाना कि दिल्ली पुलिस आयुक्त को बदला गया है, दूसरे आए हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया, माफ कीजिएगा संतोष पाठक जी, मैं बाई नहीं कर सकता। कोई भी, मैं तो कह रहा हूं, कोई भी आदमी को वहां कार्रवाई ऊपर से ही होनी है। जब तक गृह मंत्री के ऑफिस से निर्देश नहीं आएगा, तब तक जंतर मंतर पर एक पत्ता नहीं हिल सकता। मामला बहुत सेंसिटिव है, और आप जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने इस मामले को कैसे डील किया। अभिजीत दीपके अमेरिका से आता है,
एयरपोर्ट पर उसका पुलिस स्वागत करती है, थाना अब कहते हैं कि हम वहां प्रोटेस्ट करेंगे, हाथों हाथ उसको परमिशन लेटर दिया जाता है, शाम तक परमिशन की जगह होती है, अगले दिन एक्सटेंड किया, तमाम चीजें आपने देखी। प्रभाकर जी, दो चीजें हैं। एक तो बड़ा अच्छा है, आपने ये एग्जाम्पल बड़ा सेट कर दिया। अब जो भी आंदोलन करना चाहे और अगर सरकार स्वागत करे तो सावधान हो जाए। लाला रामदेव को भी एयरपोर्ट पर लेने गए, 4 मंत्री गए थे, आधी रात को लट बरसा दिया। इनको भी एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो कर दिया उन्होंने। एक बात आपने कही कि पुलिस कमिश्नर ने किया, नहीं, ये फैसला निश्चित तौर पर टॉप्स के लेवल से ही होता है कि हमें इनको हटाना है। लेकिन जैसे होता है कि बॉस ने कह दिया हटाना है, रायता ज्यादा नहीं फैलाना है। अब फिर उसमें यह तय होता है कि कौन सा आदमी जो है वो बिना रायता फैलाए हटा सकता है। अच्छा, एक बात और, पुराने वाले गए गए, किसी की ईमानदारी और उस पर मुझे शक करने का कोई हक नहीं है जब तक कि मेरे पास कोई तथ्य ना हो। लेकिन दो बातें हैं। आपने अयोध्या पर किताब लिखी, बड़ी शानदार किताब लिखी आपने। उसका एक बड़ा दिलचस्प वाकया है और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। उसके 2 किरदार और दोनों ने उसको कंफर्म किया है। मैं आपको बताऊं, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी थी लॉ एंड ऑर्डर, और उस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले थे डीजीपी प्रकाश सिंह। अब प्रकाश सिंह और कल्याण सिंह की जोड़ी जबरदस्त थी। ये जब दिसंबर 92 से पहले जब लोग वहां जुटने शुरू हो गए थे, तो इसी तरह से मुख्यमंत्री ने बुलाया प्रकाश सिंह को। अब तमाम चीजें हुई, पुलिस का कुछ इंसेंटिव और पुलिस की एक स्पेशल विंग और ये सब, मतलब आधे पौन घंटे तक तमाम चीजों पे बातचीत हुई। आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ के मौसम और इन सब पे चलते चलते कल्याण सिंह ने पूछा अयोध्या का क्या माहौल है। अब वो रुक गए, जो खड़े हो गए थे प्रकाश सिंह वो बैठे, थोड़ा सा वो चुप रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री बॉस है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कितना भी बड़ा डीजीपी बहादुर हो, लेकिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। उन्होंने कहा उसी के लिए मुझे आपसे एक आग्रह करना था। तो कल्याण सिंह ने पूछा क्या? तो प्रकाश सिंह ने कहा कि मुझे छुट्टी दे दीजिए थोड़े दिन। कल्याण सिंह की छुट्टी मतलब? कह रहे नहीं, वहां जो होने वाला है मैं उसको होने नहीं दूंगा, और मैं होने नहीं दूंगा तो आपके ऊपर आएगा। जो सेंटर से जो फोर्सेज आएंगे उसको मैं यूज करूंगा, खड़ा नहीं रखूंगा। तो कल्याण सिंह हंसने लग गए। तो कह रहे क्या चाहते हैं? तो प्रकाश सिंह ने कहा कि नहीं, फिर मुझे विदा कर। तो कल्याण सिंह ने उनको डीजीपी के पद से हटा दिया, दूसरे आए, और उसके बाद वो कुछ समय तक हटे रहे। फिर वो 6 दिसंबर 92 में क्या हुआ, आप उसको बाबरी मस्जिद कह लीजिए या विवादी ढांचा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो ध्वंस हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और फिर केंद्र सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कुछ समय के लिए फिर उन्हीं प्रकाश सिंह को डीजीपी बना दिया था। तो कई बार अफसर और नेताओं में ऐसा होता है। यहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैंने भरपूर कोशिश की बात करने की, लेकिन मुझे ये तक नहीं पता लगा कि क्या आखिरी मोमेंट पर अमित शाह और पुराने वाले पुलिस कमिश्नर की कोई बात हुई कि नहीं हुई। लेकिन जो लेटर में लिखा हुआ था कि पुराने वाले जब बैठ जाए, नए वाले जब बैठ जाए तो पुराने वाले चले जाए एलजी के पास और उनसे पूछे कि आपको अगला काम क्या है। शायद इस तरह की भाषा इस तरह के लेटर में कभी थी नहीं। क्या सच है क्या नहीं, ये नहीं पता नहीं। लेकिन आपने कहा कि हटा देगी, सोमवार सुबह तक नहीं रहने देगी, बिल्कुल आपने सही एक कहा। लाइन और, एक लाइन आगे बढ़े, आप अगला सवाल हाँ, पूछे उससे। कौन आदमी होगा संतोष पाठक जो जंतर मंतर हो या कोई प्रोटेस्ट कवर किया हो पीछे के दिनों में, उसे इस आज जिस ढंग से हटाया गया और जिस समय हटाया गया उसको किसी प्रकार का आश्चर्य हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन ऐसा पत्रकार हो सकता है, कौन ऐसा ऑब्जर्वर हो सकता है इन चीजों को ऑब्जर्व करने वाला, जो ये मान के चल रहा, जो कि अब जिस तरह से सोनम की तबीयत खराब हो रही है उसके बाद से सरकार उनको वहां बैठने देगी? कोई नहीं, कोई नहीं। कल मैं परसों ही इस तरह की बात आ गई। कल जब खबर आई कि मैंने ट्वीट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने कहा है कि उनकी सेहत बचाने, उनके मतलब उनके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब तो दो ही होता है ना। आप इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री का आप ले नहीं रहे हैं, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हटाएंगे, टांगेंगे, और टांग दिया। और टांगने का माकूल समय होता है जब या तो सो रहे हो, नहीं तो ऐसे समय होता है जब वहां से कम लोग हों। वही सुबह का मौका था, तो ये तो कैलकुलेशन सबका था, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दूसरी बात एक कि संतोष पाठक भी अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर होते तो भी वो सवेरे का ही समय चुनते जिस समय पुलिस ने कार्रवाई की। संतोष पाठक भी पुलिस कमिश्नर अगर होते तो उनकी पहला प्रिकॉशन ये होता है कि कोई भी तस्वीर मीडिया में ऐसी नहीं जाए कि सोनम के साथ पुलिस ने ज्यादती की, उसे ढका जाता। और ढकने के लिए आप हो सकता है कि उन्होंने सफेद चादर लगाया था, आप हरा या लाल या भगवा चादर लगाते, लेकिन होना यही था। इसमें कोई उन्होंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, ये एकदम कैलकुलेटेड। और इसी तरह कोई भी पुलिस वाला, हम तो कह रहे हैं कमिश्नर की बात छोड़ दीजिए, उस इलाके का डीसीपी को कहते थे कि हम किसी को करना है तो कहता कि हम ऐसे ही खाली कराएंगे।
आगे अगला चाहिए। नहीं, इसमें हालांकि मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है टाइमिंग को लेके कि सुबह का टाइम चुना गया। और दूसरी बात, ये सफेद कपड़ा पता नहीं क्यों, लेकिन आप समझिए कि जिस तरह से डिटेन किया गया जहां भी अभिजीत दीपके थे, सोनम वांगचुक को इस फ्रेम से हटा के और अभिजीत दीपके को फ्रेम में लाना कि अब ये अनशन पे बैठेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। अगर हटाना था तो एक साथ हटा सकते थे, टुकड़ों में हटाने की जरूरत नहीं थी। अभिजीत दीपके तो पुलिस की पकड़ में वैसे भी आ गए थे, वो जंतर मंतर थे नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि अनशन वाला, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। अनशन अन्ना हजारे ने अनशन किया, कई बार किया, हैबिचुअल थे वो। अरविंद केजरीवाल अपनी बीमारी की वजह से अनशन नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने तय किया कि मैं सुंदर नगरी में अनशन पे बैठूंगा, तो उनके जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर थे, उन सब ने मना कर दिया कि बच नहीं पाएंगे। लेकिन एक डॉक्टर आयुर्वेद, होम्योपैथिक और बाकायदा अपना वेलनेस सेंटर चलाते हैं, लाला रामदेव की तरह से उत्तर प्रदेश में ही चलाते हैं, लेकिन कम खर्चे वाला चलाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, कि ये नहीं, मैं बार बार आप लाला रामदेव बोल रहे हैं, लाला रामदेव बोल रहे हैं, लाला रामदेव नाराज हो जाएंगे भाई, बाबा रामदेव बोलो भाई। लाला रामदेव ही है, बाकी उनकी नाराजगी का तो क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को मैं बिठा दूंगा। और फिर उन्होंने जैसे भी किया, तमाम बीमारियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल अनशन पे बैठे और अन्ना हजारे का रिकॉर्ड दिनों का उन्होंने कम से कम अनशन के मामले में तोड़ दिया था। हाँ, अभिजीत दीपके पे कई तरह के सवाल है। और फिर मैं कहता हूं कि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना चाहते हो, तो शायद उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के करना पड़ता है। लेकिन एक बात फिर वही कि सोनम वांगचुक फ्रेम से हटे, अभिजीत दीपके फ्रेम में आए, जितने अपोजिशन वाले राजनीतिक दल थे, आप मोटे तौर पर देख लीजिए, जैसे पवन खेड़ा गए, सोनम वांगचुक से बातचीत हुई, अभिजीत दीपके ने रिसीव करने गए गाड़ी पे, जैसे वो आमतौर पर जाते हैं, इस तरह से नहीं गए। ये तमाम राजनीतिक दल जो जा रहे थे या कांग्रेस पार्टी जो जा रही थी, वो सोनम वांगचुक के लिए जा रही थी, अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी के लिए नहीं जा रही। क्या आपको वहां लगा, जो लोग वहां जुटे, क्या वो जो सोनम वांगचुक के लिए चिंतित थे, क्या उतने ही चिंतित वो अभिजीत दीपके के लिए भी है? ये आमतौर पर आंदोलन में होता नहीं है, लेकिन ऐसा यहां हो रहा है। सोनम वांगचुक एक अलग आइडेंटिटी, और कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके एक अलग आइडेंटिटी। सोनम वांगचुक पे सवाल नहीं है, अभिजीत पे बहुत सारे सवाल है। तो क्या ये अब इस आंदोलन की एक कमजोर कड़ी है? ये भी हो सकता है कि शायद 20 जुलाई का इरादा बदल जाए और ये लोग बैठे रहे, आगे जितने दिनों तक बैठे रहे, क्योंकि सरकार का मकसद सिर्फ उठाना नहीं है, सरकार का मकसद जलील करना है। आंदोलन की सोचने वाले, अनशन पर बैठने की सोचने वाले, हर आदमी को उसकी औकात बतानी है कि बैठ जाओ जितने दिन बैठना है। अगर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अखिलेश यादव अपनी पत्नी और अपने चचेरे भाई को ना भेजते, या राहुल गांधी पवन खेड़ा को ना भेजते, या सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में ये नहीं कहती कि हमें इस पर इंटरवीन करना चाहिए, तो शायद सोनम वांगचुक भी बैठे रहते, कोई रोकता नहीं कर। एक बात तो ये कि आपकी इस बात में कि जो सिंपैथी, जो समर्थन सोनम को मिल रहा था, ऑब्वियस है कि अभिजीत को वो नहीं है। अभिजीत से ब्रॉडली लोग चूंकि एक और चीज है, इसको ऐसे समझिए कि अभिजीत बार बार बोलते हैं कि हमने मजाक मजाक में शुरू किया था, राइट? तो पहली बात तो वो, दूसरी बात ये कि आंदोलन को लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए वो, या रणनीति होनी चाहिए, वो मिसिंग है जंतर मंतर पर। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये किसी को बात बुरी लग सकती है, हो सकती है। वहां कई बार ऐसा लगता है कि सबका इंडिविजुअल एजेंडा चल रहा है। कभी आंदोलन में ऐसा नहीं होता, आंदोलन में एक मुद्दा होता है और उस मुद्दे के इर्द गिर्द बातें होती हैं। उस मुद्दे से के लिए नारे उस तरह के गढ़े जाते हैं, प्रतीकात्मक नारे जो होते हैं उस तरह के गढ़े जाते हैं। वहां पर तो कई बार ऐसा लगता है कि जिसको जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया उसके मन में उसने उस मुद्दे को शुरू कर दिया। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रत्येक आदमी जो वहां इंडिविजुअल है, जो नए लोग हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है और वो किसी किसी मामले में बदनाम है। अब ये जो पेपर लीक का मसला है, पेपर लीक का मसला ऐसा मसला है जिसमें न कोई हिंदू अलग है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न सिख ईसाई, सबका मसला है। दूसरा, न इसमें अगड़ा है, न पिछड़ा है, न सवर्ण है, न दलित है, वो सबका मसला है। तो वहां जाते सब हैं, लेकिन वहां जब जाते हैं तो वो एक अलग अलग तरह के नारे सुनते हैं, लोग ऑफेंड होते हैं। तो जब ऑफेंड होते हैं तो कहते हैं, वो तो जाते हैं कि भाई हम तो पेपर लीक के लिए आए थे, हम तो यहां आए थे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, यहां तो किसी अलग तरह के नारे लगते हैं। तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो निराश हुए, बहुत लोग निराश हो कि नहीं नहीं ये तो यहां कुछ और चल रहा है। तो वो जाहिर सी बात है कि अभिजीत दीपके को वो समर्थन तो नहीं है। और अभिजीत दीपके की अपनी पहचान क्या है, कॉकरोच
सोशल मीडिया से जो आया उसके अलावा उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। हाँ, पहचान क्या है? तो पहचान ये है कि अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी की मुखालफत की, अभिजीत दीपके ने भारत जोड़ो यात्रा की मुखालफत की या मजाक उड़ाया। तो इस तरह से कोई भी पार्टी समर्थन देने में तो परहेज तो करेगी ही। मैं इस बीच में 2-3 लोगों से कांग्रेस के नेताओं से 1-2 लोगों से मिला था कैसे भी, तो उसमें बात यही आई थी कि हम कैसे जाएँ? हम कैसे जाएँ इसलिए कि वो तो जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है, उसकी पहचान है कांग्रेस मुखालफत की। और आपने वो तस्वीर जो बताई, तस्वीर सबने देखी होगी, आपके दर्शकों ने देखी होगी कि जब पवन खेड़ा गए, ठीक है, वो लास्ट मोमेंट में गए, ठीक है, बहुत दबाव में गए, उनको कहा गया है कि चले जाओ, तो पवन खेड़ा भी जंतर-मंतर पर सहज नहीं दिख रहे थे। क्योंकि आपने ये बात जो कही कि पवन खेड़ा का वेलकम नहीं किया गया और अभिजीत दीपके जिस समय पवन खेड़ा गए तो वेलकम करने के अलावा छोड़ दो, वो तो कहीं जाके दूसरे कैंप में ऐसे कैंप में जाके लेट गए थे जिस कैंप में वो कभी नहीं जाते। तो ये तस्वीरें तो बताती हैं ना कि लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और तो ये कांग्रेस में केवल पवन खेड़ा और राहुल गांधी की बात नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो आंदोलन में कांग्रेस को समर्थन करने के चलते वहां भी जा रहे हैं। तो जो जो ऐसा आदमी जो राहुल गांधी का समर्थक हो और वहां गया और उसने या इस तस्वीर को देखा, वो ऑफेंड होगा, वो कहेगा कि फिर हम यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो एक ये भी बात हो गई। तो दूसरी बात एक और कि देखिए बात 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 बाद में भले बिगड़ गई हो। शुरू में तो ये बात आई ना कि सरकार ने वेलकम किया, अभिजीत दीपके का वेलकम किया, सरकार, ये बात आई। जिस तरह से आंदोलन करने दिया गया, ये बात आई। तीसरी की जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगे, प्रधानमंत्री के नाम नहीं लिए गए, दीपके ने नाम नहीं लिया, ये बात आई, लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो ढेर सारे सवाल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही ना कि अ, सरकार छोड़ देगी, एक बात बस समझिए कि जंतर-मंतर अभी सुलग रहा है और वहां करना क्या है, कोई भी एक ऑपोजिशन का लीडर चला गया अपने समर्थकों के साथ, तो जो धुआं उठ रहा है वो आग में तब्दील होने में कितना समय लगेगा? सरकार रिस्क नहीं लेगी, सरकार नहीं छोड़ेगी जंतर मंतर पर। सरकार जंतर मंतर पर धुआं उठते हुए नहीं 20 तक नहीं छोड़ेगी, संतोष पाठक, ऐसा मेरा हंच कर रहा है, कह रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभाकर जी। और जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुपों में ये मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि आप 20 जुलाई की तैयारी कीजिए, और निश्चित तौर पर आपने एक बात कहा कि आंदोलन, कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि भैया विरोध क्यों कर रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, और हम तो सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करनी पड़ेगी। जहां तक पहुंचने का सवाल है, मैं फिर दोहरा देता हूं कि असंभव कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार है, पुलिस है, लेकिन मैं इतना याद दिला देता हूं, दक्षिण भारत से शायद कुछ वकील आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे उस समय प्रोटेस्ट हुआ करता था, उसको क्रॉस किया, गोल चक्कर क्रॉस किया उन्होंने। उस समय योजना आयोग हुआ करता था जो नीति भवन की बिल्डिंग बन गई, उसको क्रॉस किया उन्होंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रॉस किया उन्होंने, और पीटीआई की बिल्डिंग तक पहुंच गए थे वो। जब पीटीआई की बिल्डिंग तक पहुंचे तो डीसीपी के हाथ पांव फूल गए थे, वो खुद मैदान में उतरे और फिर लठ उठाया गया और उन वकीलों पे लठ बरसाई गई। कई बार ऐसा हुआ कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला जो जगह है, वहां तक लोग पहुंचते थे, वहां तक पहुंचने दिया जाता था। अब चूंकि सरकार अलग है, बल्कि इवन ये देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के टाइम में एक लड़का हुआ करता था अक्षय मल्होत्रा, वो नवीन जयहिंद की टीम हुआ करती थी। जबरदस्त बैरिकेटिंग थी कि 7 रेस कोर्स रोड, जिसका अब 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है, मनमोहन सिंह के आवास तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन नवीन जयहिंद की टीम कैसे न कैसे मनमोहन सिंह के आवास के 100 मीटर तक तो पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है, हाँ, उसमें चूंकि उनकी प्लानिंग थी, उनका अनुभव था, बहुत सारी चीजें वो देखते थे, मोबाइल ट्रैक ना हो, मोबाइल रिकॉर्ड ना हो, इस बात का भी ध्यान वो लोग रखते थे। पता नहीं ये लोग ध्यान रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे, लेकिन निश्चित तौर पर हमें कल का इंतजार करना होगा, 20 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होगा। प्रभाकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम इन जानकारियों से रूबरू कराने के लिए, और आप जंतर मंतर जाते हैं तो जाते रहिए, वहां की हवा में बहुत क्रांतिकारी विचार आते हैं और वो इंसानों को एक थोड़ा सा बात और ज्यादा प्रेरित संतोष पाठक, करता है। जी। आप कंक्लूड करें इससे पहले। एक बात, इतने दिन तक ये प्रदर्शन चला है, चल रहा है, ये सरकार के मर्जी के बगैर नहीं हो पाया था। कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोटेस्ट, आंदोलन नहीं, आंदोलन तो अलग चीज है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट सरकार जब चाहे
जितने बजकर जितने मिनट पर चाहे खत्म कर सकती है। ये भी आंदोलन, ये भी प्रोटेस्ट। तो ये इसलिए चल रहा था कि सरकार चाहती थी। ये इसलिए अभी भी वहां लोग बैठे हैं कि सरकार बैठने दे रही है। सरकार अगर चाहेगी कि रविवार को सवेरे 7:50 पर जंतर मंतर पर एक भी आदमी नहीं रहे, तो जंतर मंतर पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसे कोई हस्ती वहां पर एक भी चिड़िया नहीं दिखेगी। तो सरकार सरकार है, बाकी आप समझदार हैं। बिल्कुल, तो प्रभाकर जी ने साफ बता दिया कि सरकार चाहे तो फिर मिनट सेकंड भी नहीं लगेगा। अब सरकार आज रात को चाहे या कल सुबह चाहे या सरकार के दिमाग में कुछ और हो तो कह नहीं सकते। मोदी है तो मुमकिन है, वो कई नई-नई चीजें आइडिया लेके आते हैं। प्रभाकर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम तो चाहेंगे कि आंदोलन चले, कम से कम तब तक तो चले जब तक कुछ बड़े लोगों के इस्तीफे ना हो जाए। हालाँकि इसकी उम्मीद मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कम है, आपको भी उम्मीद कम होगी कि इस्तीफे इस सरकार में होते आपने नहीं है। फिर वही बात आपने कह दिया, तो मैं कह देता हूं, हाँ, इसलिए कई बार मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, मुद्दा महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन उठा रहा है। घर में चोर घुसा है, वो कुत्ता चिल्ला रहा हो या गधा चिल्ला रहा हो या बंदर बोल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पेपर लीक एक समस्या है। शिक्षा व्यवस्था देश की खराब हो चुकी है और इसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कह दी थी कि जब तक पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी समस्याओं पर विराम नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो जवाबदेही तय करने का ही प्रोटेस्ट है। उसे कौन उठा रहा है? अभिजीत तिपके उठा रहे हैं, सोनम वांगचुक उठा रहे हैं, संतोष पाठक हैं या प्रभाकर मिश्रा हैं या कोई और है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये ऐसा मसला है जिससे प्रत्येक आदमी प्रभावित है। या तो आपका बच्चा इस साल एग्जाम दे रहा है, पिछले साल दिया था, नहीं तो अगले साल देगा, नहीं तो उसके अगले साल देगा। तो ये ऐसा मसला है जिससे सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग प्रभावित हैं। तो इस पर उसी ढंग से बात होनी चाहिए, उसी ढंग से विमर्श होना चाहिए और उसी ढंग से इस आंदोलन को देखा भी जाना चाहिए। बिल्कुल उसी ढंग से देखा भी जाना चाहिए। चर्चा बहुत लंबी हो गई है, लेकिन प्रभाकर जी ने बहुत सारी गूढ़ बातें कह दी है। दर्शकों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिए, सोचिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और फिर बिल्कुल सीधा सवाल है, ये सवाल हमारे बच्चों का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जागरूक इंसान बनकर सोचिए। प्रभाकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।